हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा? आर यू डूइंग गुड? नेचर के अंदर सेल दो अलग अलग टाइप की हो सकती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। बेसिकली इन सेल्स के बीच में जो डिवीजन है वो न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली को लेकर है। तो अगर किसी के अंदर न्यूक्लियस होता है या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है तब तो हम उसको कह देते हैं कि वो यूकैरियोटिक सेल है। अगर किसी के अंदर नहीं होता तो उसको हम कह देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्टार्ट करें एक प्रोकैरियोटिक सेल को लेकर के, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है is a cell which does not have nucleus and membrane bound organelle। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जैसे कि गोल्जी एपैरेटस, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। हम उनको कहते हैं कि वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। एंड न्यूक्लियस अलग से, तो यानी कि न्यूक्लियस और अगर ये सारी चीज़ें अगर उसके अंदर नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे कि वो कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये एक पहले से ही प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बना रखी है। अगर आप इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखें तो इसके अंदर क्या क्या आपको मिलेगा, तो एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं एंड बाय नेम जो है हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर 3 एनवलप पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 एनवलप पाए जाते हैं इसके अंदर? सबसे पहले जो बाहर वाला एनवलप है उसको कहते हैं हम ग्लाइकोकैलेक्स, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। उसके बाद एक दूसरी लेयर होती है जिसको कहते हैं हम सेल वॉल, एंड फिर उसके नीचे एक तीसरी लेयर होती है जिसको कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर मैं इनके नोट्स बनाने स्टार्ट करूं तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहला क्या है हमारा? ग्लाइकोकैलेक्स। अब नाम के ऊपर जाओ भाई। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज एंड कैलेक्स का मतलब क्या होता है? एक आउटर लेयर होती है। जैसे कि आपने फ्लावर के अंदर देखा था, उसका जो है कैलेक्स होता है। कैलेक्स यानी कि उसकी जो आउटर लेयर है। तो यानी कि सबसे बाहर प्रेजेंट जो एक लेयर है यानी जो कैलेक्स है वो किसका बना हुआ है? वो ग्लूकोज यानी कि पॉलीसैकेराइड का जो है मिलके बना हुआ है। तो पहली पॉलीसैकेराइड के द्वारा सराउंडेड जो लेयर होती है हम उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकैलेक्स कहेंगे। हम इसके बारे में लिख सकते हैं, इट इज द आउटर मोस्ट layer of prokaryotic cell which is composed of 2 layers। पहली है इनर लेयर जिसको हम एस लेयर या फिर स्लाइम लेयर भी कह देते हैं, which is made up of अमीनो एसिड्स। और एक दूसरी आउटर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल, that is made up of पॉलीसैकेराइड। तो जनरली जो कैप्सूल है ये एक हार्ड लेयर होती है। इट इज़ ए हार्ड लेयर LAYER हार्ड लेयर होती है। ये स्लाइम लेयर होती है, तो इसी वजह से इसको एस लेयर जो है वो कह देते हैं। तो यानी कि ये जो मैंने ऊपर डॉटेड जो दिखा रखी है, ये जो बीच का जो स्पेस है, ये जो एरिया है ये किसका है? ये ग्लाइकोकैलेक्स का है। ठीक है। एंड ग्लाइकोकैलेक्स अगर प्रेजेंट होगी तो सेल के अंदर क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ सकता है? तो अगर मैं ग्लाइकोकैलेक्स के ऊपर जाऊं तो मैं यहाँ पर बात करने लग रहा हूँ कि अगर ग्लाइकोकैलेक्स की लेयर अगर प्रेजेंट है तो फंक्शन क्या है। तो ग्लाइकोकैलेक्स के जो फंक्शन हैं वो हो सकते हैं, पहला इट प्रिवेंट
डेसिकेशन, डेसिकेशन से बचाता है, इसका मतलब सेल को जो है सूखने जो है नहीं देता। इट प्रिवेंट फैगोसाइटोसिस। तो नॉर्मली जो भी बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारे जो WBC है उसको इंगल्फ कर लेंगे, लेकिन अगर ग्लाइकोकैलाइक्स की लेयर है तो ये इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से फैगोसाइटोसिस इस सेल की जो है वो नहीं हो पाएगी। तो यानी कि ये एज ए डिफेंस का इसके अंदर जो है काम करने लग रहा है। इट हेल्प्स इन मेकिंग वाटर फिल्म। तो आपने देखा होगा कि पानी कुछ होते हैं एंड उनके अंदर थोड़ी सी चिकनाई सी जो है वो मिल जाती है। वो चिकनाई क्या है, वो बैक्टीरिया की है, तो उसको हम फिल्म बोलते हैं कि एक फिल्म जो है वो बनी किसकी, बैक्टीरिया की। फिल्म क्यों बनी, क्योंकि जो इसका जो ग्लाइकोकैलाइक्स की जो ये लेयर है ये थोड़ी चिपचिपी सी है, स्टिकी सी है। तो एक बैक्टीरिया वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ में जुड़ने का काम करते हैं, और दूसरा तीसरा और ढेर सारे जो बैक्टीरिया अगर एक दूसरे जुड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे, एक लेयर बना देंगे। उसी को हम क्या कहने लग रहे हैं, एक वाटर फिल्म जो है वो जो है बन जाती है। तो इसके साथ में लिख सकते हैं ड्यू टू इट्स स्टिकी नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, स्टिकी नेचर होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलाइक्स हमारे एक जो कंपोनेंट है वो पूरा हो गया। अब दूसरे कंपोनेंट की बात करते हैं। दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंपोनेंट है सेल वॉल का। तो दूसरे की बात करते हैं, सेकंड सेल वॉल। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो किसका है, सेल वॉल का है, ठीक है। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली सभी के अंदर जो है सेल वॉल जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज़ दी सेकंड इनर लेयर ऑफ prokaryotic cell. It is made up of, किसके द्वारा बना होता है, नैग और नैम के द्वारा। नैग क्या है, N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और ये N-एसिटाइल मुरामिक एसिड। तो इट इज़ मेड अप ऑफ नैग एंड नैम, ठीक है, विच लिंक्ड बाय पेप्टाइड चेन। तो पेप्टाइड चेन जो होती है उसके द्वारा जो है ये लिंक होते हैं एंड उससे जो ये सेल वॉल जो है वो बनी होती है। तो जिस तरीके से जो प्लांट सेल होती है उसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है, तो जो बैक्टीरिया की सेल है वो किससे बनी हुई है, नैग और नैम की जो है बनी हुई है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड म्यूरिन, ठीक है, इसको अलग से म्यूरिन जो है वो भी हम कह देते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है। वॉल जो है रिलेटिवली हार्ड स्ट्रक्चर होती है, और जो हार्ड स्ट्रक्चर होती है उसका काम क्या हो जाता है, उसका काम हो जाता है प्रोटेक्शन का। तो सेल वॉल पहला काम क्या करती होगी, प्रोटेक्शन का। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल का एक फंक्शन क्या हो सकता है, इट प्रोवाइड शेप टू दी बैक्टीरिया को शेप जो है ये प्रोवाइड करती है। अगर ये बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करती है तो बैक्टीरिया की शेप जो है वो कैसी है वो इसी द्वारा डिफाइन हो सकती है। अब बैक्टीरिया की शेप कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो ऐसे ऐसे इसके शेप जो है हो सकते हैं। बेसिलस हो सकता है, कोकस जो है वो हो सकता है, कोकस के अंदर भी कई सारी वैरायटी है, बेसिलस के अंदर भी जो स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो हो सकता है, डिप्लोकोकस जो है वो हो सकता है, ऐसे ही डिप्लोबेसिलस जो है इसके अंदर भी हो सकता है, विब्रियो हो सकता है यानी कि जैसे कोमा शेप जो है वो हो सकता है। इसके अलावा स्टाक हो सकता है, एक स्टाक जो है बाहर निकलती है तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो भी हो सकता है, स्पाइरल जो है वो भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप की शेप जो होने लग रही है वो किस वजह से, बिकॉज कोई हार्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट है, और हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर हम बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल जो है प्रेजेंट है। इट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल जो है कह सकते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल फिजिकल इंजरी। एक्सटर्नल फिजिकल इंजरी जो है उससे जो है ये बचाता है।
जो सेल वॉल है इट आल्सो प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम हाइपरटोनिक, या फिर हम कह सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक होने से क्या होता है, तो इतना आप ध्यान में रखें कि आपने पढ़ा होगा कि लेट्स से एक सेल है एंड दे डज नॉट हैव एनी वॉल अराउंड इट, और ये एक सॉल्यूशन के अंदर है और वो सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक है। तो अगर कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो हाइपर का मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा क्या है, साल्ट ज़्यादा है। तो अगर ये ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर है जहाँ पे साल्ट है तो अल्टीमेटली सेल का क्या होगा, ये धीरे धीरे करके श्रिंक जो है वो हो जाएगी, यानी कि इसका साइज जो है वो छोटा जो है वो हो जाएगा। तो आपने ये देखा होगा कि जैसे कि अगर आप अपने हाथों को किसी साल्टी एरिया के अंदर अगर डाल दे तो झुर्रियाँ जो है वो पड़ने लग जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो सेल जो है वो पिचकने जो है वो लग जाती है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, स्विमिंग पूल में आप अगर आप कभी नहाने गए हो तो आपकी जो उंगलियां जो है वो थोड़ी वैसी हो जाती है, अगर आपने ध्यान दिया हो। कपड़े धोते वक्त भी आपने कुछ ऐसा देखा होगा कि जो उंगलियां जो है वो थोड़ी उनके अंदर झुर्रियाँ आ जाती है। उसका कारण क्या है, वेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो आपकी उंगलियां जो है वो गई हुई है और उंगलियों के अंदर काफ़ी सारी सेल है, जब वहाँ से पानी निकलता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, उनका साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है। लेट्स से बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, बाहर का इन्वायरमेंट जो है हाइपोटोनिक है। अगर हाइपोटोनिक होगा तो जो सेल है उसके साथ क्या होता है, जो सेल का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर पानी कंटिन्यूसली इसके अंदर अगर जाता रहे, यानी कि अगर एंडोऑस्मोसिस चलती रहे एंड इसका जो साइज़ है वो बढ़ता रहे, तो जो सेल जो है वो बर्स्ट भी हो सकती है। तो बर्स्टिंग से बचने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए, वेल अगर इसके चारों तरफ अगर कोई वॉल अगर प्रेजेंट हो जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो एंड वो फट ना सकती हो, तो उससे सेल जो है बची रहेगी। वही काम कौन करने लग रहा है, यहाँ पे सेल वॉल जो है करने लग रहा है एंड इसको बचाने लग रहा है कि और डिफरेंट टाइप की जो ऑस्मोलिटी की जो प्रॉब्लम है वो ये फेस ना करे। इसके अलावा सेल वॉल का और क्या फंक्शन हो सकता है, सेल वॉल जो है वो यूज़ किए जाते हैं टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया वेदर इट इज़ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो आगे नेक्स्ट जो है इसी के फंक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं कि जो सेल वॉल है इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है उसको हम ट्रीट करवाते हैं, किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, हम ट्रीट कराते हैं एक डाई है जिसको बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट एंड फिर इसको ट्रीट कराते हैं किसके साथ है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। और उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो कलर हो जाता है वो कलर हो जाता है ब्लू, या फिर ब्लूइश पर्पल जो है वो हो सकता है, ब्लूइश पर्पल जो है वो भी हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर हम अल्कोहल अगर यूज़ अगर हो जाए तो अल्कोहल क्या करता है, वो रंग को जो है बाहर निकाल देता है। अगर रंग अगर बाहर हो गया, यानी कि अगर बैक्टीरिया अगर यहाँ पे कलर जो है वो अगर रिमूव हो गया तो व्हाट इट मीन्स ये ग्राम नेगेटिव है। अगर अल्कोहल डालने के बाद जो बैक्टीरिया है वो अगर कलर जो है वो अगर रह जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये ग्राम पॉजिटिव है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को अगर हम जानना चाहें तो दोनों के सेल वॉल के अंदर फ़र्क होता है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर ज़्यादा वॉल जो है वो थिक होती है, ग्राम नेगेटिव के अंदर कम होती है। जैसे कि बेसिलस बैक्टीरिया है तो उसके अंदर सेल वॉल जो है वो ज़्यादा होती है, ग्राम नेगेटिव के अंदर जो सेल वॉल जो है कम होती है। बाकी इसके डिफरेंस जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव के अंदर स्टेन जो है हमेशा बना रहता है, ये सिंगल लेयर के होते हैं, 20 से 80 नैनोमीटर की थिक वॉल इनके अंदर जो पाई जाती है। इसके अलावा हम फ्लैजला के अंदर देखेंगे कि इनके अंदर 2 रिंग जो है वो पाई जाती है। टाइकोइक एसिड जो है इनके अंदर जो है पाया जाता है। ग्राम नेगेटिव की अगर बात करें तो ग्राम नेगेटिव जो है वो स्टेन कैरी नहीं कर पाता, इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन जो है अलग से पाई जाती है। इस नेगेटिव है तो इस वजह से इसकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है। इसके अंदर लिपिड कंटेंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, यानी कि 20 से 30% ही होता है।
इसके अंदर टाइकोइक एसिड जो है वो भी प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ये जो है पैथोजेनिक जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर हम डिफरेंट टाइप के डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि इसके आगे कौन सा कंपोनेंट है, तो इसके बाद आ जाता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है वो हम ज़्यादा ब्रॉडली समझेंगे जब हम यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे। बट अगर जनरल हमसे पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम क्या बता सकते हैं। फर्स्ट भाई, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर of bacteria. It is composed of phospholipid bilayer, यानी कि 2 लेयर है किसकी, फास्फोलिपिड की। अगर मैं इसी को ज़्यादा इलेबरेट करके अगर दिखाऊं तो इसके अंदर कुछ ऐसी जो है 2 लेयर जो है वो मिलेगी। एंड ये जो एक कंपोनेंट है वो है फास्फोलिपिड और ये जो दूसरा कंपोनेंट है ये है फास्फोलिपिड। तो यानी कि एक कंटिन्यूस लेयर है किसकी, फास्फोलिपिड की। एंड 2 लेयर है, एक लेयर ये ऊपर वाली और एक लेयर जो है वो नीचे वाली है। बाकी इस डिटेल जो है हम आगे जो है पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके बारे में हम ये भी लिख सकते हैं कि इट हैज़ सम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है कि जो फास्फोलिपिड है उनके बीच में कहीं पर प्रोटीन जो है प्रेजेंट हो सकता है, या फिर कुछ फास्फोलिपिड के ऊपर जो है कोई प्रोटीन जो है प्रेजेंट हो सकता है। अगर बीच में प्रेजेंट है तो इंट्रिंसिक हो गया, अगर बाहर की साइड अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होगा। इसका अगर हम फंक्शन देखें तो इनके फंक्शन जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, तो अगर हम फंक्शन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन की बात करने लग रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के अंदर हम बता सकते हैं कि इट मेक्स सेल सेलेक्टिवली परमिएबल टू दी आउटर एनवायरनमेंट। तो आउटर इन्वायरमेंट को लेकर के ये सिलेक्टिवली परमिएबल जो है वो होता है, यानी कि क्या इसके अंदर जाएगा क्या बाहर जाएगा ये रेगुलेट कर सकता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। इसके अलावा इट हैज़ ग्लाइकोप्रोटीन विच हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ सेल। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है ये काम जो है आती है, ठीक है। इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड वाइस वर्सा, यानी कि बाहर से कुछ मटेरियल अंदर की तरफ या फिर अंदर का मटेरियल बाहर की तरफ ले जाने के लिए ये जो है एक एंट्री बैरियर जो है उसकी तरह काम करता है, और क्या अंदर जाए क्या नहीं जाएगा उसके लिए सिलेक्टिवली परमिएबल जो है वो करता है। अगर हम इसके बाद में देखें तो 3 जो हमारे कंपोनेंट जो है वो पूरे हो चुके हैं, जो इसको एनक्लोज जो है किए हुए हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके छोटे छोटे कंपोनेंट जो है बचे रह गए। अब छोटे छोटे कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वेल एक इसके अंदर है ये मीजोसोम। अब मीजोसोम क्या होता है पहले आप खुद ही समझिए, मीजोसोम क्या है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि इट इज़ द इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के जो है ये हो सकते हैं। पहला भाई एक होता है सेप्टल मीजोसोम। सेप्टल मीजोसोम का मतलब क्या है, सेप्टल मीजोसोम का मतलब ये है कि जो मीजोसोम है वो अटैच्ड टू दी न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड कौन सा है, तो ये जो पार्ट है वो हमारा न्यूक्लियोइड है, अटैच्ड टू दी न्यूक्लियोइड एंड
इट हेल्प इन इक्वल डिवीज़न ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल को इक्वली डिवाइड करने में जो है काम करता है। नाम से क्लियर होने लग रहा है सेप्टम, तो सेप्टल यानी सेपरेट करने लग रहा है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बीच में से डिवाइड करने के लिए जो है ये काम आने लगने लग रहा होगा। दूसरा होता है एक लेटरल मीजोसोम। लेटरल मीजोसोम का फंक्शन क्या है? लेटरल मीजोसोम का मतलब ये है कि जो मीजोसोम है, मीजोसोम इज नॉट अटैच्ड टू दी, मीजोसोम किसके साथ अटैच नहीं है? टू दी न्यूक्लियोइड एंड इट फंक्शन एज टू स्टोर एंड परफॉर्म रेस्पिरेटरी एंजाइम एंड एटीपी फॉर्मेशन। तो एटीपी की फॉर्मेशन करनी हो, ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम को स्टोर करने हो, तो उस टाइम पे ये करेंगे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मीजोसोम इसके साथ अटैच नहीं है, तो अब ये मीजोसोम किस टाइप का हो गया? लेटरल मीजोसोम हो गया। तो ये यहाँ पर काम क्या करने लग रहा हो? रेस्पिरेशन का काम जो है वो करने लग रहा होगा। अगर इसके साथ जुड़ जाता तो इसका फंक्शन क्या हो जाता? इसका काम उस टाइम पे जो है सेपरेशन का जो है, यानी न्यूक्लियोइड को सेपरेट करने का जो है वो हो जाता है। सो हमारा ये जो अगला कंपोनेंट जो है ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या बचता है हमारा? तो उसके बाद अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें तो उसके साथ में गोल गोल सी डॉट जो है वो दे रखी है। ये क्या है? क्रोमेटोफोर्स। इनको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर, तो क्रोमेटोफोर, फोर का मतलब होता है बियरिंग, और क्रोम का मतलब होता है कलर। तो यानी कलर को बियर करने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर। तो इसको हम कह सकते हैं इट इज ए मेम्ब्रेन वेयर पिगमेंट्स लाइक, बैक्टीरिया है तो उसके अंदर क्या होगा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, या फिर उसके अंदर कैरोटीनॉइड जो है वो हो सकता है, या फिर उसके अंदर बैक्टीरियो फियोफाइटिन जो है वो उसके अंदर हो सकता है। तो इट इज़ ए मेम्ब्रेन वेयर पिगमेंट्स लाइक दिस आर स्टोर्ड। तो इसके अंदर जो है स्टोर होते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये भी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोट्रोप होते हैं, जो ऑटोट्रोपिक रिएक्शन जो है, फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन जो है वो करते हैं। तो उसके लिए पिगमेंट जो है इसकी मेम्ब्रेन के साथ में जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और इसके अंदर क्या कंपोनेंट है? तो एक इसके पास कंपोनेंट है ये राइबोसोम का। तो राइबोसोम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पॉलीसोम। क्या फ़र्क है देखते हैं हम। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट हो गया वो है हमारा राइबोसोम का। तो राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोटीन बॉडी एंड आरएनए। आरएनए का मतलब क्या है? राइबोसोमल आरएनए है। इट इज़ यूज्ड टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। और इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? इट हैज़ 70 एस क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनली को हम वैसे मेज़र नहीं कर सकते, जो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो, तो उसको मेज़र करने के लिए हम ये देखते हैं कि वो किस रेट पर सेडिमेंट हो सकता है। जिस रेट पे सेडिमेंट हो सकता है उसी को हम बना देते हैं क्या? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो इसके बारे में और लिख सकते हैं इट हैज़ 1 लार्जर
यूनिट जिसको हम कहते हैं 50s एंड 1 जो है स्मॉलर यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं 30s। बाकी इसकी और भी कैटेगराइजेशन है, उसके बारे में अभी जो है वो नहीं पढ़ने लग रहे, बाद में इसकी जो क्लासिफिकेशन जो है वो हम देखेंगे। वैसे इसके अंदर वैसे अगर इसके अंदर देखें तो और हम इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे इसके अंदर 23s rRNA जो है वो पाया जाता है, इसके अंदर जो है 5s rRNA जो है वो पाया जाता है, इसके अंदर 16s rRNA जो है वो पाया जाता है। एग्ज़ाम के अंदर ये भी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बट राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो एक इसकी छोटी यूनिट होगी, एक बड़ी यूनिट होगी, ठीक है। तो एक राइबोसोम हो गया, लेकिन ये दूसरा भी राइबोसोम, तीसरा भी, चौथा भी, 4 राइबोसोम किसके साथ अटैच है। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम पॉलीसोम जो है वो बोलते हैं, या पॉलीराइबोसोम जो है वो कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल राइबोसोम अटैच्ड टू दी आरएनए के साथ में जो कई सारे राइबोसोम जुड़े हुए हैं उसको हम क्या कह देते हैं कि वो पॉलीसोम है, या पॉलीराइबोसोम जो है वो उसको हम कह देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक ये पार्ट जो है वो भी हो गया, और इस यहाँ पे क्या पार्ट जो है वो बचा हुआ है। तो एक है इसके अंदर न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड, तो इट इज़ दी DNA, या फिर कह सकते हैं मेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। इट इज़ highly coiled DNA which wrapped by polyamines। ये ज़रूरी है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? पोलीअमाइंस के साथ में जुड़ा हुआ है, एंड ये क्लस्टर सा जो है बना हुआ है। इट इज़ कंसीडर्ड एज वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की तरह जो है हम इसको कंसीडर जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो मेन जेनेटिक मटेरियल है, हाईली कोइल्ड होता है, पोलीअमाइन इसके साथ में जुड़े होते हैं, एंड जो एक क्रोमोसोम जो है वो हम इसको मान लेते हैं, एंड इट इज़ डिवाइडेड ऑन दी binary fission and distributed, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल्स इक्वली, तो इक्वली जो है डॉटर सेल के अंदर इसको पास कर दिया जाता है। इट हैज़ दी इंफॉर्मेशन, किसकी इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन डेट मेक दी सेल प्रोटीन, या फिर डेट मेक दी सेल जो है वो आज के टाइम पे कैसे हो, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है, यानी इसके DNA के ऊपर जो है डिपेंड करता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ सेल के जो ब्लूप्रिंट है उसको भी इसको जो है कहा जो है वो जा सकता है। एक इसके अंदर जो है अलग टाइप का DNA जो है वो और पाया जाता है। जो अलग टाइप का DNA पाया जाता है वो रिलेटिवली छोटा है, लेकिन वो सर्कुलर है। वो जो DNA होता है उसको हम कहते हैं क्या? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में क्या लिख सकते हैं? प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड के बारे में लिख सकते हैं, इट इज़ ए स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग DNA, ठीक है।
तो इस क्रोमोसोम के अलावा जो है ये पाया जाता है। एंड सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, खुद जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है। एंड छोटा है, छोटा साइज इसका सर्कुलर होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे। इट कंटेन्स सम जीन्स लाइक, इसके अंदर जीन पाई जा सकती है। अब वो जीन कौन सी पाई जा सकती, कोलिसिनोजिक फैक्टर की जो फर्टिलिटी फैक्टर जो है उसकी पाई जा सकती है, या फिर और कोई दूसरी जीन जो है पाई जा सकती है। बट इसके पास जो है लिमिटेड अमाउंट में कुछ जीन जो है वो अलग से पाई जाती है, विच मेक इट रेजिस्टेंट फ्रॉम दी एंटीबायोटिक्स को लेकर के रेजिस्टेंट जो है वो शो कर सकती है। जो F पॉजिटिव सेल होती है हैज़ फर्टिलिटी फैक्टर डेट मेक्स पिल्लाई क्या है, ये छोटी छोटी ट्यूब होती है, उसको हम कहते हैं पिल्लाई, विच इज़ used to give DNA to F नेगेटिव सेल। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई F पॉजिटिव सेल है यानी फर्टिलिटी फैक्टर वाली सेल है, अगर उसको क्रॉस करवा दिया किसके साथ में, F नेगेटिव सेल के साथ में, तो जो सेल हो जाएंगी वो कैसी आ जाएंगी, दोनों F पॉजिटिव जो है वो आ जाएंगी। अगर जो प्लाज्मिड है, अगर प्लाज्मिड कंबाइन हो गया विद किसके, जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड के, देन इट इज़ कोल्ड एपिसोम। इसको एपिसोम जो है वो कह सकते हैं, या फिर जो सेल होगी उसको हम HFR जो है वो कहेंगे। HFR जब कंबाइन होती है किसी F नेगेटिव के साथ में, कोई भी HFR सेल कंबाइन होती है किसी भी F नेगेटिव के साथ में, तो जनरली जो सेल का जो रिजल्ट होता है वो F नेगेटिव जो है वो आता है। तो ये आपको जो है याद जो है वो रखना चाहिए। तो ये क्या बनाते हैं, ये पिल्लाई बनाते हैं। पिल्लाई बनाने से होता क्या है, तो आप कुछ इस तरीके से समझे कि जो DNA है उसके पास में कई सारी जीन पाई जाती हैं, एंड डेट कैन कोज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू ए सेल। तो अगर कोई एक सेल है एंड वो एक ट्यूब बनाती है, एंड वो ट्यूब के द्वारा अगर अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ से पास करके यहाँ पर अगर पहुँचा देती है, एंड लेट्स से ये पिल्लाई तो इस वजह से बनी क्योंकि ये जो सेल है F पॉजिटिव थी, तो इसके अंदर जो एंटीबायोटिक का जो जीन जो है वो जब इसके अंदर चला गया है, तो उसकी वजह से ये सेल भी कैसी बन जाएगी, एंटीबायोटिक जो है वो बन जाएगी। तो पिल्लाई जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है। पिल्लाई क्या होता है तो उसको एक बार देख लेते हैं। इट इज़ ए स्मॉल ट्यूब which is used for conjugation process of cell through this process, यानी इस प्रोसेस के द्वारा, through this process antibiotic DNA can be passed to recipient cell and make it रेजिस्टेंट। तो रेजिस्टेंट जो है उसको भी बनाया जा सकता है। तो पिल्लाई जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। ये जनरली फ्यू होती है, लेकिन इसके साथ में कुछ और भी स्ट्रक्चर होती है जो रिलेटिवली शार्प होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्या, फिम्ब्रे। तो ये जो आप कांटों जैसी स्ट्रक्चर देखने लग रहे हो इसको कहते हैं हम फिम्ब्रे, एंड ये जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं पिल्लाई। तो जो फिम्ब्रे है उनका फंक्शन क्या है, तो जो फिम्ब्रे है, फिम्ब्रे, तो इसके बारे में हम बता सकते हैं कि these are the bristles
of cell which help in attachment to the surface। तो देखिए आप वैसे ही देखें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, शार्प है। तो कोई भी सरफेस होगा तो उसके अंदर जो है गड़ जाएंगे, और जब गड़ जाएंगे तो सेल जो है वहाँ से घूम फिर जो है वो नहीं पाएगा, एक जगह जो है वो डटा रहेगा। ये ज़रूरी भी है। जो बैक्टीरिया है वो कभी भी किसी भी जो बैक्टीरिया है वो जैसे ही हवा चलती है तो वो उड़ के दूसरी जगह जो है जा सकता है। अगर वो दूसरी जगह पे जा सकता है तो उससे क्या होगा, वेर अल्टीमेटली उसको खाना तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे खाने में बैठा उड़ के जो है दूसरी जगह पे चला गया तो वो उस सरफेस के साथ में जुड़े रहे। तो उसके लिए क्या होते हैं, इसके पास फिमरे जो है वो होते हैं। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वेल एक इसके पास प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं हम फ्लैजला। तो इसके पास एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं हम फ्लैजला। और जो फ्लैजला है उसके जो है 3 पार्ट होते हैं। एक उसके पास में बेसल बॉडी होती है, एक इसके पास में हुक होता है, एंड एक इसके पास जो है फिलामेंट जो है वो होता है। 3 चीज़ों से मिलके जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजला जो है वो कहते हैं। फ्लैजला का नॉर्मल फंक्शन क्या है, तो अगर मैं इसके बारे में अगर लिखना चाहूँ तो फ्लैजला is used to move bacteria from one place to another। it has, इसके बारे में लिखना चाहूँ, it has 3 कंपोनेंट, 3 इसके अंदर कंपोनेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। पहला बेसल body, it is the anchor of the flagella in gram negative 4 plates anchor it, जिसको हम कह सकते हैं कॉम्पर्सन सिंपल मैन। एंड जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसके अंदर 2 प्लेट जो है वो पाई जाती है। कौन सी, एस और एम जो प्लेट जो है वो पाई जाती है। दूसरा हुक डेट मेक इट फ्लेक्सिबल, एंड लास्टली है इस फिलामेंट विच इज मेड अप ऑफ फ्लैजलीन प्रोटीन एंड हेल्प इन, तो इसकी वजह से ही लोकोमोशन जो है वो हो पाती है। अब अगर एक फ्लैजला अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कह देते हैं मोनोट्राइकस। अगर एक भी ना हो तो ए ट्राइकस कह देते हैं। अगर ग्रुप में हो तो उसको हम लोफोट्राइकस जो है कह देते हैं। एक हेड अगर दोनों साइड में अगर प्रेजेंट हो तो सिफेलियर, उसको हम जो है एम्फीट्राइकस कह देते हैं। अगर हर जगह अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम पेरीट्राइकस जो कह देते हैं। सो ये डिफरेंट पार्ट्स थे हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के। अगर आपको कोई समझ में आया हो, अगर आपको कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जो है ज़रूर दूंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।